powered by Digiana Fresh. Crazy Cricket. नमस्कार, डीजीएना फ्रेश प्रेजेंट्स क्रेजी क्रिकेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल के सीजन का 8वां मुकाबला आज खेला जाएगा, जो कि दो किंग्स के बीच में होना है, यानी पंजाब किंग्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। बात की जाए दोनों टीमों की तो फिलहाल एक मुकाबला अपना जीत चुकी है पंजाब किंग्स, जबकि 2021 में पहली जीत दर्ज करवाने के लिए धोनी की टीम आज मैदान में उतरेगी। पिछले सीजन से लेकर अभी तक सीएसके के लिए परेशानियां जो पैदा हुई थी वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन उम्मीद है कि कहीं ना कहीं धोनी की टीम भी रंग में दिखेगी। जो उनके तमाम निराश फैंस हैं उन्हें थोड़ा उत्साहित होने का मौका मिलेगा। इस मुकाबले पर हम बात करें, इसके साथ साथ कल जो एक शानदार मुकाबला हुआ, वैसे तो आईपीएल के हाल फिलहाल में जितने भी मैचेस हुए हैं वो वास्तव में इतने रोमांचक हुए हैं कि आखिरी बॉल तक हमें नजरें हटाने का मौका नहीं मिलता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे गेस्ट के तौर पर एक बार फिर श्री सुखदेव सिंह घुम्मन जी मौजूद हैं। लगातार हम आपको बताते हैं कि उनकी जो एक्सपर्ट कमेंट होती है वो किस तरीके से मैच में हमारी मदद करती है, और जब हम अगले दिन एनालिसिस करते हैं तो लगभग सभी बातें सच भी साबित होती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवाशीष नीलोसे सर हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट की यूनिवर्सिटी है एक तरह से, आज क्रिकेट की नई पौध को, एक प्रतिभा को आगे लाने का पूरा काम वो संभाल रहे हैं, एक महत्वपूर्ण जवाबदारी संभाल रहे हैं। उसके साथ साथ बीसीसीआई से एफिलेटेड कोच भी रह चुके हैं। नीलोश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों ही गेस्ट के साथ हमारा ये खास शो शुरू करते हैं, लेकिन कल चलते हैं किस तरीके से कल राजस्थान रॉयल्स ने एक शानदार जीत दर्ज की और उसके नायक रहे क्रिस मॉरिस, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर नीलामी में खरीदे गए थे। सर, वीरेंद्र सहवाग ने एक बहुत शानदार ट्वीट किया है कि पहले मुकाबले में क्रिस मॉरिस को पैसा मिला, इज्जत नहीं, लेकिन कल के मैच में पैसा और इज्जत दोनों मिल गई। देखिए, क्रिकेट है, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। एक नया डिबेट को कल फिर जन्म मिल गया जब क्रिस मॉरिस ने 18 बॉलों पे 36 रन बनाए। देखिए, बातें होती रहेंगी, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सारी सोचें हैं। हाँ, देखिए, जहाँ तक क्रिकेट का और प्लेयर का सवाल है, ठीक है, फ्रेंचाइजी के पास उतने पैसे थे उसको खरीदने के लिए और उनको एक बेटर बाई लगा तो उन्होंने उसको लिया। और जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, देखिए, प्लेयर को खरीदना और टीम में लाना एक बात होती है, पर उस प्लेयर का उस टीम में खेलना और उस टीम का जीतना, वो उसकी परफॉर्मेंस से हो या उसके साथियों की परफॉर्मेंस से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन की परिस्थितियां और कल की परिस्थितियां दोनों डिफरेंट थी। उस दिन वो जस्ट 5-6 बॉल पहले ही आए थे, एक चौका मारा था उन्होंने, और कल की डेट में उन्होंने 18 बॉल खेली। और ऑब्वियसली वो लास्ट मोमेंट ऐसा था जब वो आए, 104 रन पे 7 विकेट हो चुके थे जब क्रिस मॉरिस खेल रहे थे, और उनको 44-45 रन बनाने थे 4 ओवरों, तो जो कि उसमें बड़ा डिफिकल्ट टास्क लग रहा था। और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी और कल वाकई में बताया कि वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। इसमें कोई उनके टैलेंट में डाउट किसी को था नहीं, बट हाँ, क्योंकि हम जैसे जैसे बात करते हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद में एक उस लेवल पे खेलना और उतने पैसे मिलना एक बहुत रिमार्केबल बात है। कल की बात अगर करी जाए तो मुझे ऐसा लगता है क्रिस मॉरिस से ज्यादा क्रेडिट हमको डीसी के बॉलर्स को देना चाहिए, उनमें से भी खासतौर पे रबाडा को। देखिए, कागिसो रबाडा और वो दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, और जब हम एक टीम से खेलते हैं तो हमें हमारे साथी की कमजोरी और उसकी स्ट्रेंथ दोनों पता होती हैं। आपको मालूम है कि वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को, शॉर्ट पिच बॉल को अच्छा खेलते हैं, फिर भी आप उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बाउंसर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और एक उसके बाद में सेकंड एक ही होगा, सेकंड ड्यू फैक्टर को भी उसका एक हमको एडवांटेज देना पड़ेगा, फायदा देना पड़ेगा कि टॉस जीता था आपने और आपने गीली बॉल से बॉलिंग करने के लिए बोला था, एक वो भी एडवांटेज था। दोनों सिचुएशन को बेशक हम माने तो भी मैं बोलूंगा क्रिस मॉरिस ने अच्छी बैटिंग करी और उन्होंने बताया कि हाँ, मैं इस कैलिबर का प्लेयर हूँ, और उन्होंने अपना वो मैच अपनी टीम के लिए जीता। सर, आज सोशल मीडिया पे लेकिन क्रिस मॉरिस की बल्लेबाजी के बाद मीम्स बड़े बन रहे हैं, जिसमें संजू सैमसन सबसे ज्यादा ट्रोलर्स के निशाने पर है। लेकिन जो भी हो, कल जिस तरह की इनिंग क्रिस मॉरिस ने खेली है, उम्मीद नहीं की जा रही थी, क्योंकि डीसी की सबसे ताकत मानी जाती है उसकी धारदार गेंदबाजी, और उस चक्रव्यूह को उन्होंने न सिर्फ भेदा बल्कि जीत में भी तब्दील किया। देखिए, यहाँ पे इमैच्योरिटी संजू सैमसन की, आप कप्तान हो, है ना, कप्तान का काम होना चाहिए कि कैसे अपने प्लेयर्स में आप वो कॉन्फिडेंस तो दें। क्या होता है कि मैं कहूंगा कि मैच हारने से ज्यादा वो क्रिस मॉरिस को जलील करने वाली चीज हो गई थी कि आपने आधे विकेट पे बुला के और वापस भेज दिया। जिस लेवल का प्लेयर है, आपकी फ्रेंचाइजी ने खरीदा है, उस उतने महंगे उसमें खरीदा है, तो आपको आपका वो बनता है कि आप कैसे अपने प्लेयर को कॉन्फिडेंस कैसे आप बिल्ड करोगे उसमें। जब बैटिंग के लिए आई
है ना। और उस समय आप देखिए कि क्रिस मॉरिस ने भी वो एडमिट किया है कि वो ड्रीम इनिंग उस समय चल रही थी, और दो बॉल ये खेल के और सिर्फ 2 या 4 रन, मतलब 50 का एवरेज था। और उसमें वो उस तरीके से नेचुरल है कि कप्तान को भी जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे तो उनको ये लगा होगा कि मैं फिनिश कर सकता हूँ। तो वो एक था। और जो मीम बनने वाली बात है वो है भी, क्योंकि कई किस्से ऐसे हो जाते हैं जहां पे आपको अननोइंगली, मतलब आपके इंटेंशन नहीं होते, संजू सैमसन का कोई इंटेंशन नहीं होगा कि यार मैं ही खेलूं और मैं ही जिता के दूं, बट कई किस्से ऐसे हो जाते हैं जो एक हिट ऑफ द मोमेंट होता है। उस समय आपको लगता है कि वो डिसीजन जो आपने लिया वो शायद बेहतर हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसा सुखदेव भाई ने बताया कि डीसी के बॉलर्स, प्लस मुझे लगता है कि थोड़ा सा इमेच्योरिटी ऋषभ पंत की भी मुझे लगी कि लास्ट ओवर जो करंट से जो मुझे लगा कि आवेश या किसी ऐसे प्लेयर को रखते जो भाई, टॉम करन भी ऐसे स्टेब्लिश प्लेयर नहीं थे कि जिनको आप लास्ट ओवर में आप मुझे देवाशीष लगता है कि उस समय रविचंद्रन अश्विन का भी एक ओवर बाकी बचा हुआ था, और जबकि उसने 14 रन दिए थे 3 ओवरों में, तो इट शुड हैव बीन ए बेटर बाय। एक कहीं ना कहीं परिपक्व कप्तानी ना होना और वो एक क्रूशियल मोमेंट में डिसीजन लेना, वो एक बैकफायर किया। और उसके साथ साथ डीसी के बॉलर्स ने ये मैच बनाया था, 5 विकेट उन्होंने 42 रन के ऊपर इनके ले लिए, है ना। उसके बाद में लगा कि ये तो टीम खत्म हो गई है। उसके बाद में फिर वापस डेविड मिलर उनको वापस लेकर आए, अच्छी इनिंग खेली। फिर जब डेविड मिलर आउट हुए 62 रन बना के, तो लगा कि ये लोग जीत गए। उस समय मॉरिस ने आके फिर दिखाया कि नहीं भैया हम खेल सकते हैं। उन्होंने 18 बॉल पे 36 रन बनाए। और देखिए, ये कल का मैच अगर हम देखेंगे तो क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बारे में बताता है। नहीं करके 4 बार ऐसा लगा होगा कि एक बार डीसी जीतेगी, एक बार राजस्थान रॉयल जीतेगी, नहीं बोले अब तो डीसी जीतेगी, अब तो राजस्थान रॉयल। क्योंकि दोनों तरफ ऐसा होता है, जैसे डीसी ने पहले बैटिंग चालू करी तो 4 विकेट उनके भी 36 रन पे गिर गए, तो 4 विकेट लगे यार ये तो खत्म हो गया बिल्कुल यार। उसके बाद ऋषभ पंत ने 50 रन बनाया, लोअर मिडिल ऑर्डर में उनके साथ में टॉम करन ने साथ दिया, ललित यादव ने साथ दिया, उन्होंने लागे एक रिस्पेक्टेबल स्कोर 148। वानखेड़े की विकेट के ऊपर मुझे लगता है कि हम सबको ऐसा लगने लग गया कि 221 हर बार बनेंगे, और शायद वो बल्लेबाज को भी, दिल्ली के बल्लेबाजों को ये लग रहा है कि 221 बनाना। तो बिना सिचुएशन को, बिना कंडीशन को असेस किए हुए आप जाकर खेल रहे हैं, 36 रन पे आपके 4 विकेट हो जाते हैं, फिर 148 बनते हैं, तो आपको लगता है नहीं ये फाइटिंग स्कोर है। फिर डीसी के बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करते हैं, 5 विकेट 42 पे ले लेते हैं, फिर आपको लगता है ये तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। फिर वापस आते हैं डेविड मिलर, वो 104 तक जब तक खेल रहे थे तो इतने सेट थे, इतनी कॉन्फिडेंशियल इनिंग, कल कॉन्फिडेंट इनिंग खेली है उन्होंने। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी लैक ऑफ कंसंट्रेशन या टू एग्रेसिव। अब 2 छक्के मार चुके हैं आवेश खान को 2 बॉल पे, तीसरा फिर मारने जा रहे हैं। और आपको कोई इतनी ज्यादा रनों की उस समय आवश्यकता नहीं थी कि आप छक्के मार के ही जीतना चाहते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर हैं, आपको मालूम है आपके पास बाकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बची है, 6 विकेट हो चुके हैं और आप ही के ऊपर दारोमदार है, और आप उस समय आउट हो जाते हैं। जबकि एक सेट बैट्समैन के लिए आउट होना एक बहुत बड़ा क्राइम है। आप अपनी टीम को जिता रहे हैं और उस पोजीशन पे ले गए हैं। उस समय देखिए, अगर ये क्लिक नहीं हुआ होता मॉरिस, तो ये आज बहुत बड़ी सुर्खियां होती। क्या डेविड मिलर को तीसरा छक्का मारने जाना चाहिए? तो ओवरऑल कल का मैच यही एक T20 की खूबसूरती है कि आप देखिए, जहां से बहुत क्रूशियल क्या होता है ना, आप बैटिंग बॉलिंग ही नहीं, फील्डिंग में भी हम फील्डिंग एस्पेक्ट को भूल जाते हैं कि फील्डिंग में कैसे मैच टर्न होते हैं। वो देखिए कि जो इसका धवन का कैच था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या एंटीसिपेशन किया, और कैसे, और जो ऋषभ पंत का रन आउट था, बिल्कुल वो क्या होता है कि आपको कब मैच टर्न हो जाता है आपको नहीं मालूम। ये खूबसूरती है इस T20 गेम की कि आपने जैसे बताया कि कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लेकिन ये होता है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आना चाहिए, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, और जब आपको मौका मिले तब क्लिक कर जाओ। तो वो जो रनआउट, मुझे लगता है कि जो रनआउट ऋषभ पंत का वो उसके बाद आर अश्विन भी रन आउट हुए। आपकी इनिंग में उस समय जब आपको रनों की जरूरत है, 2 बल्लेबाज रन आउट हो जाते हैं, तो वो फील्डिंग को क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छी की आपने विकेट बनाए।
और वैसे आज लगभग सभी टीमों के 2-2 मुकाबले हो जाएंगे और पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अगर आज सीएसके मुकाबला जीतती तो यकीन मानिए ये पूरी जो आंकड़ों का गणित है ये पूरा उलझता हुआ दिखाई देगा सर। कल जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स जीत गई, अब आंकड़े बता रहे हैं कि उस बार उसमें भी खासी कशमकश होगी। नहीं, कल मैं बोलूंगा कि डीसी ने मैच गंवाया है रादर देन राजस्थान रॉयल ने जीता है। और देखिए क्रिकेट में आपके प्लेयर्स की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, ये मैटर करती है। और अगर हम यही देखें, जो धोनी की टीम है इसको डैडीज टीम भी कहा गया कि 2018 में उन्होंने टाइटल जीता, 2019 में वो थोड़े अनलकी रहे कि लास्ट बॉल के ऊपर टाइटल खोया उन्होंने बताया कि एज जो है सिर्फ नंबर है। और 2020 में जब यूएई में गए तो तब जाके लगा कि नहीं एज नंबर नहीं, एज है। Yes. अब आप बूढ़ों की टीम हो चुके हैं, आपको एक नया ब्लड लाना पड़ेगा, यंग ब्लड लाना पड़ेगा और फिर आपको खेलना पड़ेगा। मुझे लगता है उससे भी जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनकी नींद नहीं खुली और उन्होंने फिर भी जो कुछ चेंजेस किए वो कोई ऐसे होलसेल चेंजेस नहीं चेंजेस है, कोई बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देते। आप उसी कोर टीम से खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चेन्नई ने अपनी टीम जो बिल्ड अराउंड करी वो एमएच चिदंबरम स्टेडियम के ऊपर करी कि वहां पे स्लो स्लगिश और टर्निंग विकेट है, तो उन्होंने बॉलर्स भी उसी पे बेस किए। आपके लगभग स्लोअर बॉलर्स जितने हैं जो उसको चेक कर सकते हो और ऐसा खेल सकते हो, तो उनकी टीम वैसे ही इवॉल्व करती रही। पर इस सीजन में जबकि ये नियम है कि अब आप आपकी होम ग्राउंड पे नहीं खेलेंगे तो आपका सारे गिने तो उल्टे हो गए कि आपने टीम बनाई थी कि हम तो ऐसे विकेट पे खेलने वाले हैं। अब आपको कह दिया वानखेड़े में कि चलिए आप जरा लंबी बॉल उठा के लाइए। ने इस आईपीएल का एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया, बहुत बड़ा हो गया। देखिए आपको अपनी पिच पे तो आप जैसे आपने बोला कि आप अकोमोडेट कर चुके हैं, इतने सालों से खेलते हैं तो आपको मालूम है कि कैसा विकेट खेलेगा, मुझे क्या करना। लेकिन जब नई जगह आते हो तो आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाता है, बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी चीज है कि देवाशीष जी घर पे खेलना बहुत बड़ा एडवांटेज है। yes. आप डे इन डेट वहीं प्रैक्टिस करते हैं, क्यूरेटर आपका है, विकेट आपको मालूम है, सिचुएशन आपको मालूम है, कब ड्यू आएगा। yes. तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया उन्होंने। मुझे लगता है इससे क्रिकेट बहुत कॉम्पिटेटिव होगा। yes. और अब सब लोगों को मजा आएगा कि आप अपनी होम ग्राउंड छोड़िए, आप न्यूट्रल ग्राउंड पे जाके खेलिए। वहां आपको नहीं पता है दूसरी टीम भी न्यूट्रल ग्राउंड पे खेल रही है। क्योंकि क्या होता है ना, कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हो वहां तो सारा कंफर्ट जोन है आपका, आप सारे उसमें लगे हुए हो, लेकिन वहां पे जब मालूम पड़ता है कि नहीं आ रही है तो अब आप ऑल टुगेदर डिफरेंट एटमॉस्फेयर में आप आ गए हो, तो अकोमोडेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आपको। और हम लोग बात कर रहे थे जैसे 2020 के बाद में इन लोगों की अभी टीम वैसे ही खेल रही है। तो पर अगर लास्ट मैच की हम बात करें तो सीएसके ने 188 रन बनाए। रैना ने और मोइन अली ने बताया कि नहीं, विकेट गिरने के बाद में भी 2 जल्दी विकेट गिर गया, उसके बाद में भी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते रहे, 188 रन बनाए। तो कुछ ग्लिम्पसेस तो डैडी की टीम ने बताई है कि नहीं अभी हम में दम है। तो जैसा आपने कहा कि उलटफेर क्रिकेट में कभी भी उलटफेर हो सकता है। केनिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, इंडिया को, इंग्लैंड को कभी भी मार सकती है, बट वो वन ऑफ चांसेस होते हैं। आप उनको बिल्कुल वो नहीं कह सकते हैं कि नहीं यार ये तो हर बार ही ऐसा होगा, 50% उसके चांस है 50%। जो बेटर प्लेयर होंगे, जो बेटर टीम होगी, जो बेटर कैप्टन होगा, वो ही अच्छा खेल पाएगा और वही टीम जीतेगी। तो अब आज के मुकाबले की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2 विकेट कीपर बल्लेबाजों की टीम के बीच ये मैच है, लेकिन यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम पर ये मुकाबला होने वाला है और यहाँ के किंग अगर कहे जाए तो वो है केएल राहुल। ये हम नहीं, ये उनके आंकड़े और उनका शानदार बल्लेबाजी के तौर पर किया गया प्रदर्शन बोल रहा है। पिछली 4 इनिंग्स की हम बात करें तो उसमें 91 फिर 100 और उसके बाद 94 और कुल 7 इनिंग जो उन्होंने अब तक पिछली यहाँ पर खेली है उसमें 70 से अधिक का उनका औसत है और 450 से ज्यादा वो रन इस मैदान पर पिछली 7 पारियों में बना चुके हैं। तो उससे समझा जा सकता है कि कितना पसंदीदा ये ग्राउंड है केएल राहुल के लिए और निश्चित तौर पर धोनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर पंजाब किंग्स का ये कप्तान रहेगा। क्या कहेंगे सर? नहीं, कप्तान तो है ही है। अगर अदरवाइज भी आप देखेंगे तो उनके पास में बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। आप दीपक हुड्डा को देखिए, पिछली बार क्या इनिंग खेली उन्होंने। आई रेट दैट वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स इन आईपीएल की 64 रन उन्होंने किए। उसके बाद आप बात कर लीजिए तो यूनिवर्स बॉस की क्रिस गेल, उन्हें फिर जलवा दिखाया पिछले मुकाबले में। उनका नाम ही बहुत है। आप देखिए वो कितना लंबा एक्सपीरियंस है उनके पास में, कितने लंबा सिक्सर मारते। उसके बाद आ जाए निकोलस पूरन की बात करिए, तो आप एक से डील करेंगे, बाकियों में से भी तो डील करना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं है केएल राहुल बहुत अच्छी फॉर्म में है और इंडिया के लिए प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, खेल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी। और मुझे लगता है कि इस तरह के टूर्नामेंट शोकेस करने के लिए अपना टैलेंट, इससे बड़ा और कोई भी प्लेटफॉर्म कहीं हो नहीं सकता।
सीएसके जो कि परेशानी में चल रही है पिछले सीजन से, अभी तक उनकी परेशानियां जारी है और 2021 के सीजन में पहली जीत की आदत तलाश में धोनी की टीम आज मैदान में उतरेगी। इसी बीच गौतम गंभीर ने एक सलाह दी है सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, और वो सलाह यह है कि थोड़ा ऊपर आकर बल्लेबाजी करें, यानी खुद को थोड़ा मौका दे, क्योंकि अगर कप्तानी संभालने वाला ही नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आएगा तो काफी कुछ चीजें तब तक हाथ से निकल चुकी होती है। सर, सहमत हैं आप गौतम गंभीर की सलाह से? बिल्कुल। क्या होता है, देखिए मैं गौतम की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमको अब धोनी को भी अपना रोल शिफ्ट करना होगा। अभी तक आप फिनिशर कहलाते थे, है ना, लास्ट 6 ओवर में आप फिनिश करते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको उस पावर प्ले का एडवांटेज लेना चाहिए। तो धोनी को मेरे हिसाब से तो ओपन करना चाहिए, और ओपन करके वो 6 ओवर आपके जो जिसका आप फील्ड प्लेसमेंट का, आप पावर प्ले का एडवांटेज जो ले सकते हो और वहां से गेम को कंट्रोल भी कर सकते हो। देखिए, आप पीछे भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कुछ आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपका विकेट जाता भी है आगे तो कम से कम आपको वो नहीं, और अगर आप आगे आके कुछ बनाते हैं, कुछ बड़ा स्कोर करते हैं, और जैसा आपका नाम है, जैसा आपका स्टाइल है, अगर उस हिसाब से खेलते हैं तो निश्चित तौर पे टीम का जो एक लेवल है वो अपलिफ्टमेंट बहुत अच्छा होगा, मॉरल बूस्टिंग होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, का टोटका खत्म होगा, और धोनी का खुद का यूटिलाइजेशन बहुत प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, जो मुझे लगता है। तो सर, आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ देवाशीष के साथ में कि उसको ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। उसके कुछ रीज़न और भी हैं। आपने जैसे कहा कि वो एज ए फिनिशर जाने जाते थे, आप पिछले 2 आईपीएल में उठा के देखेंगे तो आप कह लें कि एज हो गई है या किसी भी कारण से उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 100-110 के आसपास है। आप 100-110 के साथ में उस बैटिंग ऑर्डर पे नहीं आ सकते हैं जब आपको स्ट्राइक रेट कम से कम 170-160 की चाहिए। आपको अगर उस समय लास्ट के 10 बॉलों में 20 रन 30 रन कर रहे हैं तो आप खेल सकते। आप 10 में 10 बना रहे हैं तो यू नॉट डूइंग एनी जस्टिस, आप अपनी विकेट वेस्ट कर रहे हैं। वही अगर आप मान लीजिए ओपनिंग करते हैं या वन डाउन आते हैं, टेक्निकली करेक्ट हैं आप प्लेसमेंट अच्छी कर रहे हैं और उसमें आपके पास चांसेस ज्यादा हैं, आप अपनी विकेट भी यूटिलाइज कर रहे हैं, आप अपनी टीम को अपने अराउंड बैटिंग में रिवॉल्व भी कर सकते हैं कि हमें इस तरह की बल्लेबाजी करनी है या क्या। जब कप्तान बीच में विकेट पे रहता है तो अपनी परिस्थितियों को वहां की उस समय की अच्छी तरीके से समझता है, कंडीशन को अच्छे से समझता है और अपनी टीम की प्लानिंग अच्छे तरीके से कर सकता है। सर, ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीएसके इस मामले को लेकर लंबे समय से थोड़ी सी उलझन में दिखाई देती है, तो यहाँ क्या रणनीति होगी? क्या आपको लगता है कि फाफ डुप्लेसी के साथ अब अंबाती रायडू को मौका दिया जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि मोइन खान को जो इन्होंने ट्राई किया था तो मोइन खान ने बहुत कुछ हद तक मुझे लगता है कि ठीक भी किया। ठीक है। अब इमीडिएट चेंज करने से आप क्या होता है कि आपका एक थॉट प्रोसेस चलती है तो टीम को आप स्टेब्लिश नहीं कर पाते हो, है ना। बहुत ज्यादा शिफ्टिंग, बहुत ज्यादा मूवमेंट्स है ना, वो एक टीम कॉम्बिनेशन को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब पहले मैच में अगर अच्छा किया है तो मुझे 1-2 चांस और देना चाहिए। हो सकता है कि एक अच्छा वो डेवलप हो जाए। और जैसा सुखदेव भाई ने बोला कि 3 नंबर अगर माही आ जाते हैं तो पहले 3 जो प्लेयर हैं ये गेम को काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला ओपन जो स्लॉट है उनका, वो अगर दोनों कंटिन्यू करते हैं, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, और तीसरा वन डाउन अगर धोनी आते हैं और फिर गेम को कंट्रोल होता है, फिर आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है, अंबाती रायडू है, तो फिर आप मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन को रिपीट करना चाहिए और धोनी को 3 नंबर आके बैटिंग करना चाहिए। लेकिन सर, यहाँ केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ये जोड़ी के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि दोनों कितने शानदार बल्लेबाज और दोनों के बीच तालमेल भी कितना बेहतर है। ये कितनी ज्यादा परेशानी रहेगी सीएसके के लिए, क्योंकि गेंदबाजी के तौर पर ये टीम अभी भी समस्या से जूझती दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल। अगर मैंने आपसे कहा कि क्रिकेट देखिए, क्रिकेट जो है वो रिफ्लेक्सेस का गेम है, कॉन्फिडेंस का गेम है, कंडीशंस का गेम है। आप टॉस जीतते हैं तो आपको एडवांटेज है, अदरवाइज आप अगर यंग हैं तो आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे हैं, आप इजाइल होंगे, फील्डिंग अच्छी करेंगे, 1 रन को 2 रन में कन्वर्ट कर लेंगे। छोटे छोटे फैक्टर हैं 2020 में जो आपको जिताते हैं। जैसे कि हमने कहा कि बात कर रहे थे कि हम लोग मोइन अली से ओपनिंग करवाएं। ओपनिंग एक स्पेशलिस्ट प्लेस है,
और मोइंग अपनी टीम के लिए भी मिडिल ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं, वो स्पिनर भी हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। और जहां तक ऋतुराज गायकवाड़ की बात है, यंगस्टर हैं वो, और अगर हम इनकी पूरी टीम उठाकर देखें, आज कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जो बहुत अच्छा कर रहा हो, पहली बात। दूसरा, एज में ठीक हो, ये यंगस्टर है, आप ब्रीड कर रहे हैं खेलने के लिए। बाकी सब तो आपके जो है 30+ वाले लोग हैं, उनको भी अगर आप लेके आएंगे तो मुझे लगता नहीं इतना कुछ आप बेहतर कर पाएंगे। हाँ, जहां तक धोनी का सवाल है, वन डाउन आते हैं तो देखिए, आप जब फिनिशर के लिए आते हैं या जब उनकी बैटिंग आती है, तब आपको 10 बॉल 15 बॉल खेलनी होती है, 7 बॉल खेलनी होती हैं। जब आप वन डाउन करने आएंगे या कभी आप ओपनिंग करने आते हैं तो आपके पास बहुत सारी बॉल हैं खेलने के लिए। जब आप खेलते हैं तो आपका निक वापस आता है, आपका टाइमिंग वापस आता है, कॉन्फिडेंस वापस आता है, और जब आपका समय आप असेस करते हैं कंडीशन को, तो वही आपकी स्ट्राइक रेट जो अभी कम है वो बहुत आगे ऊपर बढ़ सकती है, जो टीम के लिए बहुत यूजफुल होता है। वैसे सर, दोनों टीम की गेंदबाजी कमजोरी के तौर पर हमारे सामने आई है। पिछली बार 188 रन बनाने के बावजूद टीम अपना मैच बचा नहीं पाई थी सीएसके। दूसरी तरफ पंजाब भले मैच जीत गई थी, लेकिन 200 से ज्यादा का टारगेट सामने वाली टीम को था, और राजस्थान ने वहां पर भले ही अर्शदीप हो या फिर मोहम्मद शामी अच्छी खासी धुनाई की थी। तो ये समस्या से तो दोनों टीम, देखिए, हम ये कह सकते हैं कि पहला मैच होता है, थोड़ा सा अकोमोडेट करने में भी हो सकता है, थोड़ा सा समय लगता है। तो मुझे लगता है कि शामी का अपना एक्सपीरियंस है और वो सक्सेसफुल भी है इस फॉर्मेट में। तो एक मैच से हम आकलन नहीं कर सकते। हाँ, पर फिर भी पैनापन अगर हम देखने जाएंगे तो पंजाब के पास ज्यादा पैनापन, एक्सपीरियंस भी है और पेनिट्रेशन भी है। यहाँ पे आप देखने जाएंगे तो मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर है या दीपक चहर है, वो इस तरीके से मैच को टर्न करने वाले उसमें मुझे नहीं लगता कि दिखाई नहीं दी है। शार्दुल हमेशा विकेट लेते आए, लेकिन शार्दुल कहाँ विकेट ले पाते हैं? जब बीच के स्लॉट में आते हैं, आप पूरा वो उठा के देखिए, नए बॉल पे कभी भी बहुत इफेक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन बीच का जब स्लॉट आता है, जब रन्स भी बनते हैं, तब वो एक अपने वेरिएशन के साथ, बहुत सारे वेरिएशंस है, उसके साथ वो विकेट ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि पेनिट्रेशन अभी भी पंजाब के पास बॉलिंग में मुझे ज्यादा लगता है। और बात बल्लेबाजी की जाए तो मिडिल ऑर्डर में काफी कुछ निर्भर रहता है। सीएसके की निगाहें सुरेश रैना पर होगी, स्टार बल्लेबाज हैं पिछले और खुद के पहले मुकाबले में एक शानदार इनिंग के बल पर उन्होंने बता दिया कि अभी भी सुरेश रैना के पास वो दम है, वो पोटेंशियल है, जिसके आधार पर वो सामने वाली टीम के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा सकते हैं। सर, आज पूरी निगाह रहेगी एक बार फिर से? बिल्कुल बिल्कुल। मिडिल ऑर्डर देखिए ठीक है, सुरेश रैना है, सुरेश रैना ने पिछली बार बैटिंग भी बहुत अच्छी करी और रेंज ऑफ स्ट्रोक्स भी उनके पास में इसी ग्राउंड पे भी खेले। अंबाइती राडू हैं, उसके बाद में रविंद्र जडेजा हैं, MS धोनी है, तो ये मिडिल ऑर्डर ठीक है। ब्रावो भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद सैम करन है, देवेन ब्रावो हैं। तो बैटिंग की बात करें, बैटिंग लंबी है, बट प्रॉब्लम यही है कि लंबी तो है, बट वो उसमें जो स्ट्राइक रेट होना चाहिए, जो एजिलिटी चाहिए, वो नहीं है। अंबाती रायडू कुछ ज्यादा फॉर्म में नजर आ नहीं रहे हैं, वो एक अच्छे बैट्समैन, अच्छी स्ट्राइक रेट है उनकी। सुरेश रैना के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा कि वो कैसा खेलते हैं और अपनी टीम के लिए कितने रन बना पाते हैं। सर, मिडिल ऑर्डर को लेकर आपकी टीम, आपको कौन सी ऐसी टीम है जो ज्यादा वजनदार दिखाई देती है? यहाँ पर ये बात सर ने बिल्कुल सही की कि सीएसके में बल्लेबाज दिखाई तो देते हैं, लेकिन डेप्थ दिखाई नहीं देती बल्लेबाजी। देखिए, बहुत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके पास, पंजाब के पास, पूरन, निकोलस पूरन। और निकोलस पूरन का अगर हम हिस्ट्री देखेंगे या स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, और पिछले ये टूर्नामेंट्स जो हैं, T10 भी है और T20 भी, बहुत सारे जो लीग हुई हैं, इसमें एक बहुत अलग तरह का प्लेयर है। वो कहीं से भी मैच को कैसे भी करके टर्न कर सकता है। जितना जैसे हम डिविलियर्स की बातें करते हैं कि वो किसी भी स्लॉट पे जाके कहीं भी, अनफॉर्चुनेट है कि लास्ट मैच में समय नहीं मिल पाया ज़्यादा, लेकिन एक बहुत अच्छा प्लेयर और बड़ा प्लेयर है, जिसको हमको जो एक काबिलियत रखता है कभी भी मैच को टर्न करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जैसी हमारी बात हुई कि एक एज बहुत बड़ा फैक्टर है, इंटरनेशनल क्रिकेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप इन दोनों चीज़ों से दूर होते हैं तो आप सरवाइव करते हो, सरवाइव कर जाओगे, वो दिक्कत नहीं है। आप जैसे सुखदेव भाई ने बोला कि जिस स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हो, वो स्ट्राइक रेट आजकल लिमिटेड ओवर में भी नहीं होता, मतलब 50 ओवर्स के मैच में भी नहीं होता। जिस वो स्ट्राइक रेट अगर आप T20 में खेलने जाएंगे तो निश्चित तौर पे टीम का फायदा नहीं कर पाएंगे, ना खुद का फायदा कर पाएंगे। हाँ, एक डिसेंट आप टोटल दे पाएंगे, लेकिन आप मैच को बचा नहीं पाएंगे।
वो एक बहुत बड़ा परेशान। वैसे सर अब जाते जाते स्टूडियो का रोचक मुकाबला, आपकी पसंदीदा टीम सर? देखिए, अगर लास्ट 5 मैचेस की हम बात करेंगे तो उनमें से 4 मैच सीएसके जीती है और 1 पंजाब जीती है। ये एक मानसिक दबाव रहेगा पंजाब नहीं, पे? ये एक आंकड़े बता रहे हैं, बट अगर हम टीम स्ट्रेंथ पे बात करें और आज हम देखें कि पंजाब की टीम का कॉम्बिनेशन क्या है और सीएसके की टीम का कॉम्बिनेशन क्या है, तो मुझे लगता है कि पंजाब की टीम पेपरों पे अगर हम बात करें तो मुझे बहुत भारी लगती है, मैं पंजाब की टीम के साथ जाना। सर निश्चित तौर पे हम वही जब आप एनालाइज करते हैं तो एनालाइज करने पे हम यही देखते हैं कि अभी की स्थिति में पंजाब को एडिशनल एज है, लेकिन जैसा चैंपियंस की टीम है, एक्सपीरियंस है, तो हम उनको भी लाइटली नहीं ले सकते। अब मुझे भी आज इस बार मतलब आज लगता है कि शायद कुछ अलग थॉट प्रोसेस से सीएसके उतरेगी। समय से ये सोचते जरूर रहा है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। लेकिन अब क्या है कि वहां जो रोमांच है वो यहाँ भी रोमांच बरकरार रहना चाहिए। एक चीज और देवाशीष, एक चीज और, ये तो हो ही गया। सेकेंडली मुझे लगता है कि टॉस वानखेड़े में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो टॉस जीतता है, कल की बॉलिंग में वो टॉम करन ने फुल टॉस डाला, मीडियम आप शॉट तो डाल ही रहे थे, आप फुल टॉस बॉलर मोस्टली तब डालता है जब बॉल कंट्रोल नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप गिली बॉल से बॉलिंग करेंगे तो वानखेड़े स्टेडियम में आपकी बॉलिंग करना मुश्किल है। तो जो टीम टॉस जीतेगी उसको बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, अपार्ट फ्रॉम आपका टीम कॉम्बिनेशन क्या है। मतलब पंजाब और चेन्नई सीएसके भाई क्या होता है ना कि थोड़ा सा माहौल बना रहना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं, देखिए सीएसके की फ्रेंचाइजी जरूर निराश है और बहुत मतलब हथियार डाल के बैठी हुई है, लेकिन हम कुछ लोग हैं जो एंथुसियास्टिक है, तो हम थोड़ा दम भरना चाहते हैं। एक बात और भी है, धोनी का ये 200वां 2020 है सीएसके के लिए, तो कोई आपको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए कि आज तो कुछ स्पेशल करना है, जीतना है, क्योंकि 200 है। तो कुल मिलाकर आपसे कुछ ही मिनटों बाद ये मुकाबला शुरू होगा और उम्मीद की जाएगी कि इस बार हालांकि धोनी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कोशिश करना चाहिए उन्हें कि इस बार थोड़ा खुद को प्रमोट करें ताकि उनके जो फैंस है वो उनकी एक शानदार इनिंग देख सके। तो एक शानदार मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है, तो चलते हैं उस मुकाबले की तरफ। लेकिन जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको कहना चाहेंगे कि थोड़ा पेंडेमिक जिस तरह का दौर हमारे सामने है, आप अपने घरों पर रहें, घरों से बाहर कम से कम निकलें, कोई जरूरी काम हो तो निकले, और जब भी बाहर निकले मास्क जरूर पहने। अगर आपको कहीं पर 2 से अधिक लोग भी दिखाई दे रहे हैं तो वहां आप न जाएं, उनसे दूरी बना के रखें। उसके साथ साथ आपके मनोरंजन की जवाबदारी हमारी है, आप डीजीएना न्यूज के साथ बने रहिए, और आपके स्वास्थ्य की जवाबदारी भी हमारी है, क्योंकि सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए डीजीएना ग्रुप ने डीजीएना फ्रेश एक संस्करण आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे संक्रमण मुक्त सब्जियां जो कि यूवी रेस की मदद से साफ की गई है, क्लीन की गई है, आपके घर तक पहुंचेगी। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स हम आपको उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है। आपको करना सिर्फ इतना है कि भले आप iOS यूजर हो या एंड्रॉइड यूजर हो, आप डीजीएना फ्रेश की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बड़ी आसानी से न्यूनतम दामों पर आप उसकी मदद से ऑर्डर दे सकते हैं, और उसके बाद की पूरी जवाबदारी हमारी है। तो आपके मनोरंजन और आपके स्वास्थ्य के लिए हमारा पूरा समूह पूरी तरीके से पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। आप भरोसा रखिए और उसके साथ साथ अच्छे भविष्य की सकारात्मक तौर पर एक सपना देखिए, क्योंकि जल्द ही हमें उम्मीद है कि हम इस दौर से मुक्ति पाएंगे और एक बार फिर हम पुरानी दिनचर्या में लौटकर एक अच्छे और स्वच्छ इंदौर की भी परिकल्पना को साबित कर सकेंगे। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, कल फिर मुलाकात होगी खास मुकाबले के साथ, लेकिन तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। Powered by Digiana Fresh. Crazy Cricket.